मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपना विज्ञान का पाठ पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपना विज्ञान का पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में आए हुए क्या देख रहे हैं। हम लोग विज्ञान ने किस तरह से तरक्की किया है ना। और हमारा पहला इकाई क्या है? मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। किस तरह मानव ने टेक्नोलॉजी के साथ चलकर अपने जीवन को सुगम बना दिया है। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में खेती के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पिछले कक्षा में खेती के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें से हमने क्या देखा कि खेती में हमने एक खास चीज देखा है ना। वो क्या था? जी हाँ, हमने हरित क्रांति के बारे में बात किया। सभी अपने बुक में पेज नंबर 3 निकालिए। सारे बच्चे जल्दी जल्दी निकालिए। 3, पेज नंबर 3 सभी ने निकाला? ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? हम देखेंगे कि हमने हरित क्रांति की बात किया था पिछले कक्षा में। और हरित क्रांति किसके बारे में बात किया था बच्चों? हमने हरित क्रांति। और हरित क्रांति क्या है ये भी हमने आपको बताया था। हरित क्रांति, सभी अपने नोट में हरित क्रांति लिख लीजिए। हमने पिछली बार भी कहा था ये लिखना है। ठीक है, हरित क्रांति क्या है ये देख लीजिए। तो आप देख रहे हो कि आधुनिक कृषि उपकरणों, हमने क्या किया? नई प्रौद्योगिकी के साथ, नई तकनीकी के साथ आधुनिक नए तरीके के कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, अच्छे बीज डालिए, उर्वरकों, है ना, उसमें अच्छे खाद डाले, और पर्याप्त सिंचाई यानी पानी अच्छे से देने के लिए हमने नहर आदि काफी सुविधा। सभी अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। माइक म्यूट कर दीजिए। अभिषेक जी आप अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। ठीक है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को इतनी वृद्धि हुई कि उसे हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? हरित क्रांति। और हमने यह भी देखा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। हरित क्रांति के हमने ये क्या देखा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? हमने देखा ना, कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। कौन थे बच्चों? एमएस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक है। ओके, हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं और कौन कौन से क्षेत्र में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम लोग थोड़े से क्रांतियों के बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम लोग उत्पादनों की बात करेंगे। तो आप देखोगे कि कुछ और भी जाने, एक बॉक्स देखिए आपके किताब में पेज नंबर 3 पर, कुछ और भी जाने, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हरित क्रांति। हरित क्रांति फसल में उत्पादन, है ना बच्चों। हरित क्रांति क्या है? फसल में उत्पादन। अब दोबारा हम क्या देखेंगे? श्वेत क्रांति। दूसरा क्या है बच्चों? सभी अपने नोटबुक में जरा लिख लीजिए, आपको समझना है ये क्या है। ठीक है, हरित यानी हरा, है ना। हरित यानी क्या है? हरा। हरा मतलब क्या है? हरा कृषि से संबंधित है। तो आप बता सकते हो श्वेत मतलब? श्वेत क्या है? कौन सा रंग है बच्चों? श्वेत कौन सा रंग है? सफेद, है ना। तो सफेद क्या है? दूध के उत्पादन में जो क्रांति हुई है। किसमें क्रांति हुई है? दूध के उत्पादन में जो क्रांति हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? श्वेत क्रांति, है ना। तो हमारे देश में क्या हुआ कि हमने दूध के उत्पादन में काफी
क्या हुआ है, काफी वृद्धि किया हमने। और दूध के उत्पादन में जो वृद्धि हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, श्वेत क्रांति। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, श्वेत क्रांति। तो हमारे देश में क्या था, स्वतंत्रता के बाद क्या, हमें कब स्वतंत्रता मिली बताइए, 1947, है ना। तो हमें क्या हुआ कि स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति हुई, कि हमें लगा हमारे देश को और विकास की ओर बढ़ाना है, तो हमने हरित क्रांति की। और हरित क्रांति के साथ ही उसके बाद ही क्या आई है बच्चों, श्वेत क्रांति, दूध में क्रांति, है ना। दूध की भी हमने क्या किया है, दूध उत्पन्न करने के लिए हमने नए नए तरीके देखे, जानवरों को अच्छे अच्छे खाद दिए, अच्छे अच्छे घास फूस दिए, और उनकी अच्छे से देखभाल किया, जिससे कि दूध के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति में बड़े परिवर्तन आए, है ना। और देश में श्वेत क्रांति कब हुई, देश में श्वेत क्रांति 1970 या 1970 में शुरू हुई। ठीक है, कब हुई, 1970 में शुरू हुई। और इससे इससे क्या हुआ कि डेयरी उत्पादन, यानी जो मिल्क है, दूध है, उसके उत्पादन में काफी बदलाव आए। और इस क्रांति का उद्देश्य क्या था, भारत को दूध के क्षेत्र में सबसे आगे पहुंचाना। क्या था, भारत को देश के सबसे आगे, हर देशों, दुनिया के आगे दूध के उत्पादन में सबसे पहले श्रेणी पे लाना। और इसी से एक समय क्या हुआ, हम लोग दूध की कमी से ना जूझे हमारा देश, इसलिए हमने भारत में श्वेत क्रांति की वजह से क्या हुआ, काफी बदलाव आए। और श्वेत क्रांति ने हमारे हमारे देश को, देश में दूध का काफी उन्नति, दूध का काफी क्या हुआ, हमने जानवरों का हर चीज का विकास करके दूध में काफी वृद्धि की। ठीक है बच्चों, तो आपको बस इतना ही समझना है, आप समझ लीजिए क्या है। हरित क्रांति के बारे में हमने बात किया, वैसे ही श्वेत क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र में वृद्धि हुई है, आपके किताब में लिखा हुआ है, दूध का उत्पादन। किस क्षेत्र में वृद्धि हुई है बच्चों, दूध का उत्पादन। और अब आप सोचोगे कि दूध का उत्पादन क्या हुआ है, कैसे हुआ है बच्चों, हरित क्रांति नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग, श्वेत क्रांति। अब आप सोचोगे कि श्वेत क्रांति, जैसे कि हमने हरित क्रांति के बारे में बताया कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, हमने बताया ना, उसी तरह से आप देखोगे कि श्वेत क्रांति के भी क्या है, जनक है ना। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, कौन है बच्चों, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वो आपके किताब में भी लिखा हुआ है, आप जरा वहां से देखकर आप लिख लीजिए। तो कौन है, डॉक्टर, देख रहे हो ना डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो हमारे श्वेत क्रांति के पिता पिता किसको माना जाता है हम लोग, वर्गीस कुरियन। आप ये दोनों नाम पक्का याद रखोगे, वर्गीस कुरियन, आप लोग लिख लीजिए। श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है बच्चों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और एमएस स्वामीनाथन कौन से क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के, और श्वेत क्रांति के जनक है कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये दोनों नाम आप याद रखोगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा अगले क्रांति के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। और अगले क्रांति में हम देखेंगे कि देखिए, अब हरित क्रांति हमने बोल दिया, फसल उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन। अब अगला क्रांति जो हुआ है, अब अगला क्रांति जो हुआ है वो है पीली क्रांति। ठीक है, तीसरा क्रांति आप अपने किताब में लिख लीजिए, कौन सी क्रांति है बच्चों, पीली। देखिए सब रंगों पर निर्भर है ना, पीली क्रांति, पीली क्रांति। तभी अपने नोटबुक में जरा ये हेडलाइंस या टॉपिक्स जरा लिख लीजिए, पीली क्रांति।
और पीली क्रांति आप देख रहे हो किसका उत्पादन है? तिलहन, यानी तिल। तिल तिल से हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों? तेल निकालते हैं ना। तिल से हम लोग क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं। तो पीली क्रांति यानी तिलहन के उत्पादन में, यानी तेल के उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या हुआ है? पीली क्रांति हुई है। तेल जैसे कि तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों आदि बीजे। हमें तेल, जिन जिन बीजों से हम लोग तेल निकालते, सूरजमुखी आदि, जिन जिन बीजों से या जिन जिन फूलों से हम लोग तेल निकालते हैं, उस क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग पीली क्रांति कहते हैं। और इसका सबसे सबसे मुख्य ये क्या बोलोगे आप? तिलहन उत्पादन में जो वृद्धि हुई है। किसके उत्पादन में बच्चों? तिलहन के उत्पादन में। यानी जो जो जिन जिन चीजों से हम लोग तेल निकालते हैं, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति हुई है। और इसके मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य फसलें क्या क्या है? सरसों। कौन कौन से बीजे हैं? सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि बीजे। ठीक है, आदि बीजों से हमने क्या किया है? हमने तेल निकाला है। और इससे क्या हुआ है? पीली क्रांति। तो पीली क्रांति को भी हमारे देश ने बढ़ावा दिया है। ठीक है, पीली क्रांति को भी हमारे देश ने बढ़ावा दिया है। तो हमने 3 क्रांतियों के बारे में बात किया, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति। ठीक है, अब हमने 3 क्रांतियां देख लिया। अब अगला क्रांति देखिए, चौथे नंबर पर कौन सी क्रांति लिखी हुई है? चौथे नंबर पर हमारी कौन सी क्रांति है बच्चों? चौथे नंबर पर हमारी है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति यानी एक रंग है ना, भूरा रंग। तो चौथा नाम भी आप अपने जरा इसमें नोटबुक में लिख लीजिए, या आप जरा अपने किताब में रेखा खींच दीजिए और बाद में आप पढ़कर लिखिए उसको। और कोई भी अपने माइक अभी ऑन नहीं करेगा। जब मैं आपको समय दूंगी उस समय ही आप माइक ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हो, अगला हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगला हम लोग बात कर रहे हैं भूरी क्रांति के बारे में। किसके बारे में बच्चों? भूरी क्रांति। और यह किस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया है? किस क्षेत्र के उत्पादन में बढ़ावा दिया है? उर्वरक उत्पादन। आपको पता है ना, खाद सब हम खेतों में डालते हैं, या खाद सब डालने से ही हमारी क्या होती है? अच्छी कटाई होती है, अच्छे से क्या होता है? अच्छे से फसल उगता है। ये सब किसकी वजह से होता है बच्चों? ये सब हमारे किसकी वजह से होता है? हमारी खादों की वजह से होता है ना। तो भूरी क्रांति उर्वरक में उत्पादन से संबंधित है। और ये हरित क्रांति के बाद ही आई है। हरित क्रांति जब शुरू हुई तो पता चला कि फसलों में क्या डालना है? उर्वरक डालना है। तो उसके उत्पादन में भी हम लोग पीछे हैं, जिस वजह से हमारे क्या नहीं अच्छे से उग रहा, हमारे फसलें अच्छे से नहीं उग रही है ना। तो इसीलिए भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, तो आपको बस इतना ही समझना है। ये आगे क्लासों में आप इसके और भी आप विस्तार से पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि ये सब क्या है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, इन सब के क्या है? जनक के बारे में आपको याद रखना है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने क्या किया था? श्वेत क्रांति। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन। और आपको क्या करना, बस ये दोनों नाम अभी अच्छे से याद रखना है और बाकी सब आपको समझ लेना है क्या है। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन के क्षेत्र में, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, खाद के उत्पादन के क्षेत्र में जो क्रांति आई, और ये हरित क्रांति के बाद ही आई है। अब आप 5वां लिख लीजिए, नीली क्रांति। सभी अपने नोटबुक में लिख लीजिए, नीली। सब देखिए रंगों से संबंधित है ना। नीली क्रांति सब किससे संबंधित है? सब रंगों से संबंधित है। तो नीली क्रांति, तो आप सोचोगे ये नीली क्रांति क्या है? देखिए, मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति क्या है? हाँ, नीली क्रांति। क्या बोला बच्चे? पीली क्रांति क्या है? हाँ, पीली क्रांति। अब मैं एक और बार बताती हूँ पीली क्रांति क्या है। अब अपना माइक म्यूट कर दीजिए, एक और बार बताती हूँ। पीली क्रांति जो
तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, पीली क्रांति क्या है? तेल के उत्पादन। किसमें बढ़ावा मिला हमें? तेल के उत्पादन में बढ़ावा मिला। आप उसके सामने देख सकते हो किताब में कि तिलहन उत्पादन, यानी जिन जिन फसलों से, जिन जिन बीजों से हम लोग तेल निकालते हैं, जैसे कि हम लोग सरसों से तेल निकालते हैं, है ना, सरसों से तेल निकालते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग? मूंगफली से तेल निकालते हैं, सोयाबीन से तेल निकालते हैं, और इन सब तिल, मूंगफली, सोयाबीन, और आपको पता सूरजमुखी, इन सबसे हम लोग तेल निकालते हैं ना। तो जो तेल के क्षेत्र में जो उत्पादन में वृद्धि हुई है, तेल के क्षेत्र में जो उत्पादन में वृद्धि हुई है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पीली क्रांति। क्लियर हुआ? पीली क्रांति तेल के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? तेल के क्षेत्र में। और उसके बाद हमने बात किया भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन में, यानी जो खाद के उत्पादन के क्षेत्र में जो हमने वृद्धि किया, हमने देखा किस तरह से अच्छे खादों का निर्माण करना है, उसमें जो वृद्धि हुई वो है उर्वरक उत्पादन, या उसमें जो वृद्धि हुई, उर्वरक उत्पादन में जो वृद्धि हुई, उसे हम लोग भूरी क्रांति कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए नीली क्रांति क्या है? नीली क्रांति, आप समुद्र या फिर पानी का रंग क्या होता है बच्चों? ऐसे समझ लीजिए, नीला रंग होता है ना। तो नीली क्रांति यानी कौन से क्षेत्र में उत्पादन होगा बच्चों? कौन से क्षेत्र में? मछली, है ना। नीली क्रांति से कौन से क्षेत्र में उत्पादन होगा? मछलियां। मतलब कि हम लोग जो है मछलियों के क्षेत्र में जो उत्पादन किया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मत्स्य पालन, है ना। मत्स्य पालन में जो हमने बढ़ोतरी किया उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग नीली क्रांति कहते हैं। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंधित है बच्चों? मत्स्य उत्पादन से। और मत्स्य पालन, आपको पता है मत्स्य पालन में तीव्र विकास होने से ही क्या हुआ है? हमारे देश में काफी उन्नति हुई है। हम लोग क्या करते हैं? मत्स्य पालन के विकास में अच्छे से ध्यान रखने से हमारे देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। और यह नीली क्रांति कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई? 7वीं। कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, है ना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में क्या आया? नीली क्रांति आई। और इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या था मेरे बच्चों? इसका प्राथमिक लक्ष्य था किसानों की आय में वृद्धि, यानी वो लोग अगर मछली पालन भी इसके साथ खेती वगैरह के साथ करेंगे तो उनकी आय में काफी वृद्धि होगी, क्योंकि हम लोग मछलियों का क्या कर सकते हैं? काफी निर्यात सब कर सकते हैं ना, एक्सपोर्ट सब कर सकते हैं। तो हमें क्या हुआ कि मछलियों के क्षेत्र में, यानी मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई, जिसकी वजह से किसानों की आमदनी क्या हुआ? आमदनी 2 गुना ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, किसानों की आमदनी 2 गुना करने के लिए मत्स्य पालन का विस्तार करना, ये था नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य। ये किसका उद्देश्य था मेरे बच्चों? नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य। तो आपको ये सभी क्रांतियां समझ में आई? पहला हमने हरित क्रांति की बात किया, दूसरा श्वेत क्रांति, तीसरा पीली क्रांति, चौथा भूरी क्रांति, 5वां नीली क्रांति। तो आपको इस नाम से, तो आपको इन नामों से ही पता करना है कि कौन सी क्रांति किस क्षेत्र में होगी। ठीक है, नामों से ही आपको ये पता करना है। तो आज हमने इन सब क्रांतियों के बारे में बात किया, और उसके बाद आप देखोगे कि और भी काफी क्षेत्रों में क्या किया? वृद्धि हुई। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, ये देखिए आपके किताब में पेज नंबर 3 पर ही देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? मत्स्य उत्पादन, है ना। मत्स्य उत्पादन, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा हम लोग क्या करते हैं? मत्स्यों को, अच्छे मत्स्यों को लेकर उनका हम लोग अच्छे से देखभाल करते हैं, और उन्हीं उन्नत बीजों की वजह से उनके जो है क्या है, जो अंडे निकलते हैं उससे हम लोग
उसे अच्छे तालाब में सब डालकर हम लोग छोटे छोटे जगह पर छोटे तालाबों में जलाशयों में डालकर हम लोग क्या करते हैं, मछलियों का विस्तार करते हैं। ठीक है, उनमें क्या करते हैं हम लोग, उनकी वृद्धि करते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है नदी तालाब जलाशय पर्याप्त है। और इसमें पाई जाने वाली मछलियां किसकी देन है, प्रकृति की देन है ना। और हमने क्या किया, वर्तमान वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि किया। हमने क्या किया, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि किया। और वैसे ही आप देखोगे सब्जी उत्पादन में हमने क्या किया कि फसलों का उत्पादन हरित क्रांति के अंतर्गत है ना, उन्नत बीजों द्वारा अच्छे अच्छे बीजों की छांट किया। कि पहले क्या होता था, हम लोग कोई भी बीज डाल देते थे, कई उगते थे और कहीं नहीं उगते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया है कि हमने उन्नत बीजों द्वारा हमने क्या किया, हमने सब्जी उत्पादन में हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया और हमने इसकी उन्नति में काफी बड़ा योगदान दिया है ना। और मेरे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि बाकी रेशम उत्पादन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, ये लोग हम अगली कक्षा में बात करेंगे इसके बारे में। और उससे पहले हम आपका एक छोटी सी एक परीक्षा लेंगे। ठीक है, आपको परीक्षा पता, आपने पहले भी दिया है, आपको पता है। सिर्फ आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ उसका आंसर नोटबुक में लिख देना है और अभी बताना नहीं है। ठीक है, बोलोगे नहीं आप सिर्फ क्या करोगे, आंसर नोटबुक में लिख दोगे। लिखकर क्या करोगे, आप लिखकर आप किसी को दिखाओगे नहीं और अभी बोलोगे नहीं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आंसर की। ठीक है, हम लोग उसके बाद में एक एक आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। आप पहले क्या करोगे कि अपने किताब में मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसका आंसर आपको अपने किताब में लिखना है। ठीक है, उसका आंसर क्या करना है, आपको अपने किताब में लिखना है। तो हम लोग शुरू करें बच्चों। सबसे पहला प्रश्न मैं पढ़ूंगी और आपको सिर्फ ये लिखना है कि 1A है या B है या C है। जो उत्तर है सिर्फ नंबर लिखना है और उसका जो आंसर है, या तो आंसर लिखने का समय नहीं है तो 1ABC ऐसे लिखना काफी है। उसके बाद हम लोग सारे प्रश्न 5 प्रश्न पढ़ने के बाद आपसे पूछेंगे और अगर आपका आंसर उत्तर सही है तो आप उसमें आप सही का मार्क लगाओगे, टिक करोगे और कितने मार्क मिलते हैं वो मुझे आप अंत में बताओगे। 5 में से 5 किसको मिलता है, 5 में से 0 किसको मिलता है। मुझे पता है 0 किसी को नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि आप सब अच्छे बच्चे हो पढ़ने वाले। तो शुरू करें। पहला प्रश्न, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये जगहों के नाम है, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में कारखाने किसके उत्पादन के लिए खुले हैं। आप बताइए किसके उत्पादन के लिए खुले हैं कारखाने। स्टील के उत्पादन ए, दूध का उत्पादन बी, कृषि का उत्पादन सी, है ना। तो जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि में किसके उत्पादन के लिए कारखाने खुले हैं। ए स्टील का उत्पादन, बी दूध का उत्पादन, सी कृषि का उत्पादन। आप सिर्फ आंसर अभी लिख दीजिए, अभी बोलोगे नहीं। दूसरा प्रश्न कृषि के क्षेत्र में फसल के उत्पादन में आई वृद्धि को कौन सी क्रांति कहते हैं। कृषि के क्षेत्र में फसल के उत्पादन में आई हुई वृद्धि को कौन सी क्रांति कहते हैं। ए पीली क्रांति, बी नीली क्रांति, सी हरित क्रांति। कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, आप इसका उत्तर लिख दीजिए। अब अगला प्रश्न, हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक कौन है। ए वल्लभ भाई पटेल, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी राजीव गांधी। हरित क्रांति के जनक कौन है। ए वल्लभ भाई पटेल,
बी MS स्वामीनाथन, सी राजीव गांधी। जो उत्तर है वो आप लिख दीजिए 3 कर कर या 3 कर कर, ABC जो है वो आप लिख सकते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर। ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर किस क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है? किस क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है? कृषि के, चिकित्सा के, संचार के। कृषि के, चिकित्सा के, संचार के। सबने लिख दिया ना? अब पांचवा देखिए, श्वेत क्रांति से किस क्षेत्र में वृद्धि हुई? श्वेत क्रांति से किस क्षेत्र में वृद्धि हुई? कृषि के, दूध के, उद्योग के। कृषि के, दूध के, उद्योग के। अब हम लोग पहले से शुरू करते हैं और आप लोग अपना, अगर आपका उत्तर सही है तो आप उसमें टिक कीजिए और आप बोल भी सकते हो उत्तर, ठीक है। पहला प्रश्न, माइक ऑन करके आप उत्तर बोल भी सकते हो और अगर सही है तभी सही करना है, ठीक है। जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में कारखाने किसके उत्पादन के लिए खुले हैं बच्चों? बोलो। स्टील के उत्पादन, दूध के उत्पादन, कृषि के उत्पादन। आप माइक ऑन करके बोलिए, किसके उत्पादन के लिए? माइक ऑन करके बोलिए बच्चों, किसके उत्पादन के लिए खुले हैं? वेरी गुड, स्टील है ना? सभी ने सुना ना? किसके उत्पादन के लिए है? एक और बार बोलिए। वेरी गुड, स्टील। यस, स्टील के उत्पादन। सभी जिन्होंने स्टील लिखा है वो अपने इसमें एक मार्क दीजिए, टिक कर दीजिए, सही कर दीजिए उस उत्तर को। आपको खुद ही सही करना है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है देखिए आप। दूसरा प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में फसल के उत्पादन में आई हुई वृद्धि को कौन सी क्रांति कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, हरित क्रांति। हरित क्रांति। वेरी गुड, हरित क्रांति। हाँ, मैंने सुन लिया, आप सबको पता है ना? कृषि के क्षेत्र में फसल के उत्पादन में आई हुई वृद्धि को कौन सी क्रांति कहते हैं? हरित क्रांति। तो अपना दूसरा भी सही कर लीजिए, जिन्होंने पूरा सही लिखा है, बहुत अच्छे बच्चे। अब तीसरा मैं देखती हूँ कौन बताता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। वेरी गुड, बोलो कौन है? MS स्वामीनाथन। तो आपका तीसरा भी सही हुआ है ना? मुझे उम्मीद है सभी ने सही लिखा होगा, तो आप अपने तीसरे उत्तर को भी सही कर दीजिए। बहुत अच्छे बच्चे। अब आप देखिए अगला प्रश्न, चौथा है ना बच्चों, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर किस क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है? कृषि के साधन। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कृषि के। कौन से क्षेत्र में बच्चों? कौन से क्षेत्र में? एक और बोलिए। कृषि के क्षेत्र में। हाँ, कृषि के क्षेत्र में। तो चौथा मार्क, चौथा भी टिक कर दीजिए। और अगला है, पांचवा है, श्वेत क्रांति से किस क्षेत्र में वृद्धि हुई? बोलिए, श्वेत क्रांति। दूध हाँ, दूध के। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना सब कुछ? आप सभी सही सही उत्तर दे रहे हो, दूध के। अब कितने बच्चों के 5 में से 5 चाहिए? जरा बोलिए, मेरे जरा बोलिए आप सभी। बहुत अच्छे, मुझे पता है सभी को 5, तो अब अपने से 5 में से 5 लिख दीजिए। और वेरी गुड, अपने शिक्षकों से बोले इसमें वेरी गुड लिखने के लिए। बहुत अच्छे बच्चे मेरे हैं। तो हमने देखा, अब इसी तरह हम अगले क्लास में भी अब ध्यान से सुनोगे और हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग देते रहेंगे, ठीक है। और उसका सब उत्तर आपको सही लिखना है और हमें देखना है कितनों के अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं।
अब हम मेरे बच्चों क्या करते हैं, थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हम हमेशा कक्षा के बाद क्या करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, है ना, ज्ञान के बारे में, तभी आपको पता चलेगा ना क्या क्या है हमारे भारत की महानता के बारे में। आप देख रहे हो इस चित्र में, आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, एक पुराना सा पत्थरों से बना हुआ एक किला की तरह लग रहा है ना। तो आप सोचोगे ये क्या है, ये है नालंदा विश्वविद्यालय। अभी का पता ना बच्चों, अभी कॉलेज सब होते हैं, आपके भैया दीदी सब कॉलेजों में जाते होंगे। तो हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में बहुत ही पुराना इतिहास, हमें पता हमारा भारत का काफी गौरवशील इतिहास रहा है ना। तो ये है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका उदय, तो हमारे भारत में पहले से विश्वविद्यालय है, पहले से ही कॉलेजेस है ना, जिसका उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। कौन सी शताब्दी में, 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में। और ये विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है, जो हमारे कहाँ पर है, हमारे भारत में है। और वर्तमान अभी के समय पर ये नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, यह बिहार में। अभी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है, अब इसके कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं, है ना। ये कहाँ पर है, बिहार में, अभी के वर्तमान बिहार में। और नालंदा कुछ संस्कृत शब्दों से, तो अभी आपको पता है पहले हमारे यहाँ पर कौन सी भाषा ज्यादा होती थी, संस्कृत, है ना, हम लोग संस्कृत पढ़ते थे। संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है, ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। क्या है बच्चों इसका अर्थ, ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह, वो है नालंदा का अर्थ। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो 5वीं शताब्दी में बना था, और यह, इसका अर्थ क्या है संस्कृत में, ना रुकने वाला ज्ञान। और इसके बारे में हमें काफी क्या मिलता है, काफी जगह से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, हम जब इतिहास पढ़ोगे तो उसमें आप सब पढ़ोगे, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्ता, ठीक है, कुमार गुप्ता को इसका पूरा श्रेय जाता है। अब जब आगे इतिहास के कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा, और जब पढ़ोगे तो आप इसके बारे में पढ़ोगे, कुमार गुप्ता को जाता है। और वे लिखते हैं कि यहाँ पर, और ह्यूआन सांग, हमें पता है काफी चाइनीज, हमने चाइना सबके बारे में बात किया है ना, तो काफी क्या बोलते हैं यात्रियां यहाँ विश्व के अन्य जगहों से भी हमारे भारत में यहाँ पढ़ने के लिए काफी लोग आए हैं। तो चीनी यात्रियों, यानी चाइनीज चीनी यात्रियों के अकाउंट से, चीनी यात्रियों के ह्यूआन सांग, ठीक है, ह्यूआन सांग आपको नाम अजीब लगेगा, उन सबके नाम ऐसा होता है। तो ह्यूआन सांग बोल के एक चीनी यात्री हमारे भारत में आया, और उन्होंने हमारे भारत के बारे में विस्तार से किताब लिखी। और उससे हमें यह मिलता है कि इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त को जाता है। और वे लिखते हैं कि यहाँ पर 10,000 विद्यार्थियां और 2,000 से अधिक अध्यापक रहते थे, ठीक है, उस समय आप सोचो जरा, 10,000 से अधिक विद्यार्थियां और 2,000 से अधिक अध्यापक रहते थे। और इसका इतिहास से ये पता चलता है कि, अब आप सोचोगे नष्ट कैसा हुआ, इस पर आक्रमण हुए हैं, इस विश्वविद्यालय पर एक नहीं 3 बार आक्रमण हुए हैं। और पहले 2 आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय क्या हुआ, फिर बन गया, ठीक है, फिर से बना दिया। लेकिन तीसरा जो उस पे घातक, तीसरा जो आक्रमण हुआ वो काफी घातक हुआ। और उसके बाद अभी क्या है, कुछ अवशेष ही बचे हैं। आप जब बिहार जाओगे तो आप देख सकते हो। और ये पूरे 800 साल तक चला ये विश्वविद्यालय, ठीक है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, वे सब यहाँ पर कई बार आकर नालंदा में रुके हैं। तो आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का उदय 5वीं शताब्दी में हुआ, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो हमारे भारत में, जो अभी के वर्तमान बिहार में है। ठीक है मेरे बच्चों, है ना हमारे लिए ये सब गौरव की बात। तो इसी के साथ आप अपने अगले कक्षा में प्रवेश कीजिए। मैं अपनी कक्षा समाप्त करती हूँ, और कोई भी डाउट हो आपको आप लिख लीजिए, अगले कक्षा में हम बात करेंगे। तो सभी बोलो जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। ओके, नमस्ते।